आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। यानी वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसके अलावा एनिमल्स, इसके अलावा प्लांट्स, इसके अलावा छोटे छोटे जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए वाटर या पानी कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में भी हमने वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वाटर के अंदर कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर यानी जो पानी है वो बाकी के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। और यही जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर की, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था डिटेल से। तो आज की वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वाटर की, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बायोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। लेकिन जो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या है? हाई है, यानी ज़्यादा होती है। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहा जाता है? तो वेपर्स कहते हैं बुखारात बनने को, यानी इस तरह से जो हमें स्टीम सी बनती हुई नज़र आ रही है, इसको वेपर्स कहते हैं। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए होती है 1 ग्राम लिक्विड को गैस में तब्दील करने के लिए। तो वो जो एनर्जी या वो जो हीट चाहिए होती है 1 ग्राम लिक्विड को गैस में तब्दील करने के लिए, उसको कहा जाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे केटल यानी चैनक के अंदर पानी मौजूद है और इसको हीट दी जा रही है, यानी इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो तब्दील हो जाते हैं लिक्विड से गैस में, यानी उसके वेपर्स बनते हैं और ये वेपर्स जो हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, यानी अगर हम 1 ग्राम वाटर का लें तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है कि उस 1 ग्राम वाटर से जो है वो गैस बने, तो वो एनर्जी होती है 540 कैलोरीज पर ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से 540 कैलोरीज पर ग्राम जो है वो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब हम इसकी बात करें कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का हमें क्या फ़ायदा है। तो वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर क्या है? इफ़ेक्टिव कूलेंट है फॉर ह्यूमन बॉडी। तो इस बात का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? स्वेट यानी पसीना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारी स्किन के ज़रिए यानी हमारी जिल्द के ज़रिए बाहर आता है और थोड़ी देर बाद हमें क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट यानी ठंडक का एहसास होता है। अब इसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का क्या रोल है कि हमारी स्किन के जो टिश्यूज होते हैं तो वो हीट देते हैं उस पानी को, यानी उस वाटर को जो कि स्वेट के अंदर यानी हमारे पसीने के अंदर मौजूद होता है। जैसे हम यहाँ पे पानी के छोटे छोटे कतरे देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये स्वेट है यानी पसीना है। तो अब इसने क्या करना है? इस वाटर ने क्योंकि वेपर्स बन के उड़ जाना है, तो उस वेपर बनने के लिए उसको जो हीट चाहिए होती है, यानी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, तो वो कहाँ से आती है? हमारी स्किन के जो टिश्यूज होते हैं, यानी जिससे मिलके हमारी स्किन बनी होती है, उसके अंदर जो हीट होती है तो वो जाती है इस स्वेट में, यानी इन वाटर मॉलिक्यूल्स में, और वहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो उड़ जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि हमें कूलिंग का या ठंडक का एहसास होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से हम इसे इफेक्टिव कूलेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, जो कि हमारे लिए यूजफुल होती है यानी फायदेमंद होती है। एक और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर्टी क्या है? कोहिजन एंड एडहीजन की।
तो कोहियन एंड एडहियन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे प्लांट की एक तस्वीर ले आते हैं और प्लांट की एग्जांपल से हम कोहियन एंड एडहियन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक प्लांट यानी एक पौधा। तो पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर वाटर कंडक्टिंग सेल्स या जाइलम मौजूद होते हैं और जाइलम का क्या काम है, पानी को यहाँ से लेके यानी जहाँ से अगर हम यहाँ से प्लांट को स्टार्ट करें यानी जो रूट के बाद जो हिस्सा है तो वहाँ से पानी को कंडक्ट करता है यानी जज्ब करता है और उसको पौधे के बाकी हिस्सों तक ऊपर तक लेके जाता है। तो इसमें ये जो आप अगर रेड रेड कलर के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये किसके हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो इसको हम कहते हैं कोहियन। तो कोहियन में क्या होता है, वाटर इज अट्रैक्टेड टू वाटर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनमें क्या है, अट्रैक्शन है। और एडहियन किसे कहते हैं, एडहियन कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसी दूसरे सब्सटेंस या किसी दूसरे चीज की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो इसको हम कहते हैं एडहिजन। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ना सिर्फ आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं बल्कि वो इस तरह से ये जो जाइलम की वॉल है या वाटर कंडक्टिंग सेल्स की वॉल है इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इस कोहियन और एडहियन की जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इसका फ़ायदा क्या होता है कि वाटर जो है इस कोहियन और एडहिजन की वजह से टॉप ऑफ द ट्री यानी ट्रीज या जो दरख्त होते हैं उनकी चोटी तक पहुंच जाता है। और पानी हम जैसे कि जानते हैं कि पौधों के लिए और सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने एक दरख्त ले आए हैं यानी एक ट्री ले आए हैं। तो यहाँ पे ये क्या शो हो रहा है, ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं ये शो कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर या पानी जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया कि कोहियन और एडहिजन की वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब वाटर जो है वो लीव्स तक पहुंचता है तो लीव्स में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके ज़रिए से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में शामिल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है, यानी वो प्रोसेस जिसमें के वाटर वेपर्स जो हैं वो स्टोमेटा के ज़रिए से पौधों की बॉडी से या प्लांट्स की बॉडी से निकल के हवा में शामिल हो जाता है। तो अब इस ट्रांसपायरेशन के नतीजे में वाटर जो है जो यहाँ से कंडक्ट होके ऊपर तक आया था वो हवा में शामिल हो गया है। तो यहाँ पे एक प्रेशर सा डेवलप हो जाता है। प्रेशर किस चीज़ का, कि अब यहाँ पे पानी जो है वो इस एरिया में इस रीजन में कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है, पानी की यहाँ पे ज़रूरत है। तो जितना जो है वो जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो जाइलम जो है वो इन हिस्सों से यानी जो रूट्स हैं यहाँ से पानी को कंडक्ट करेगा, जज्ब करेगा और ऊपर तक ले जाएगा। इस तरह से वाटर की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ टॉप की तरफ जारी रहती है। तो इस तरह से कोहिजन और एडहिजन जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर में मदद देती है। तो ये तो थी वाटर की एक और प्रॉपर्टी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा देती है, यानी इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हैं उनको फ़ायदा मिलता है। और जब प्लांट्स जो हैं उनमें पूरा पानी होता है वो अच्छे तरीके से फलते फूलते हैं तो उन्हीं से फिर हम एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के ग्रुप में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इन प्लांट्स से बाकी के जो एनिमल्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो है आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं। तो आयोनाइजेशन जब होगी वाटर मॉलिक्यूल की तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अब आपको इस तरह नज़र नहीं आ रहा बल्कि अब हाइड्रोक्सिल आयन नज़र आ रहे हैं OH नेगेटिव, और हाइड्रोजन के आयंस नज़र आ रहे हैं जिसे हम H पॉजिटिव के तौर पे लिखते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब हम अगर बात करें कि वाटर की जो आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है इसका हमें क्या फ़ायदा है, तो वाटर में
खुद तो आयोनाइज होने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वाटर के अंदर जब हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, हम यूं कहें कि वाटर जो है अपने आयोनाइजेशन के साथ साथ दूसरे सब्सटेंसेस को भी आयोनाइज कर सकता है, यानी उनको भी आयंस में तब्दील कर सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स में। अब आयोनाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है कि वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप होने के लिए एंजाइम का प्रॉपरली सही तरीके से काम करना ज़रूरी होता है। अब वाटर जो है, वाटर क्या करता है कि खुद तो आयोनाइज होता है, साथ दूसरे सब्सटेंसेस को जब आयोनाइज करता है तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो मीडियम होता है, मीडियम किसे कहते हैं, जिस जगह कोई केमिकल रिएक्शन या जिस जगह को हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मीडियम। जैसे कि अगर हम अपने सेल की बात करें तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम मीडियम कहते हैं। तो वाटर क्या करता है कि उस मीडियम की जो पीएच होती है तो उसको मेंटेन करता है या उसको चेंज करता है। तो पीएच की बात करें तो हम कहते हैं कि कोई जो चीज़ है वो कितनी एसिडिक है या अल्कलाइन है या बेसिक है। अल्कलाइन और बेसिक एक वर्ड के लिए, एक टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कितनी एसिडिक या बेसिक है, उसको कहा जाता है पीएच। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक मीडियम है उसमें जो एंजाइम्स हैं तो उनको अगर बेसिक मीडियम चाहिए यानी हाई पीएच चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा कि वाटर जो है वो आयोनाइजेशन के प्रोसेस से OH आयंस की कंसंट्रेशन को यानी मिकदार को ज़्यादा कर देगा। जब OH की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो उस जो मीडियम है या हम कहें वो जो सोल्यूशन है उसकी पीएच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब उसकी पीएच हाई हो जाएगी तो उस वक्त जो एंजाइम एक्शन है वो सही तरीके से स्पीड अप हो जाएगा, यानी एंजाइम जो है वो सही तरीके से अपना काम कर सकेंगे। इसी तरह से अगर किसी मीडियम में जो है वो लो पीएच चाहिए, तो जब लो पीएच होगी तो उसका मतलब है कि वो मीडियम क्या है, एसिडिक है। तो कुछ एंजाइम्स जो हैं वो एसिडिक मीडियम में सही प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि वाटर जो है वो आयोनाइजेशन के प्रोसेस से क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा कर देगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है वाटर की, वो किसी भी मीडियम के पीएच को चेंज करने में या उसको बरकरार रखने में मदद देता है। एक और प्रॉपर्टी की बात करें वाटर की तो वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो हाइड्रोफोबिक जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक फियरिंग, यानी वाटर फियरिंग। और एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? और एक्सक्लूजन का मतलब होता है निकालना। वाटर की हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम एक तस्वीर की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें अपने सामने तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक जार या एक ग्लास सा नज़र आ रहा है जिसमें पानी मौजूद है। ये पानी है और इसके अंदर जब आप ऑयल डालते हैं तो इस तरह से आपको ऑयल जो है वो बबल की फॉर्म में नजर आता है। यानी इस बात का ये मतलब है कि वाटर जो है उसने ऑयल को अपने अंदर मिक्स नहीं किया, और जब मिक्स नहीं किया तो ऑयल के अलग अलग, बिल्कुल इस तरह से अलग अलग बड़े बड़े जो हैं वो आपको ड्रॉप्स जो हैं वो इस तरह से पानी में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, हाइड्रोफोबिक हैं यानी वाटर फियरिंग हैं, या हम यूं कहें कि ये एक दूसरे से ये एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं। तो वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो है वाटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी पोल्स बने होते हैं। जैसे ये जो है वो नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जबकि जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे इस तरह के कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, इसलिए ये नॉन पोलर होता है। तो पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं, इसी तरह नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसका क्या बेनिफिट होता है, या हम यूं कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये प्रॉपर्टी क्यों ज़रूरी होती है। इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक सेल ले आए हैं। तो सेल के सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी एनिमल सेल्स, और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो सेल होता है उसका सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस से मिलके बनी होती है। तो इसके लिए हम अपने सामने अगर इस तस्वीर में सेल मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होती है, यानी कि लिपिड की डबल लेयर्स होती हैं, एक ये और एक ये, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स के चैनल्स इस तरह से मौजूद होते हैं। तो अब ये जो प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की, तो ये वाला जो लिपिड बाइलेयर है, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। यानी ऐसा नहीं होता कि हर टाइम जो है वो पानी जो है वो किसी भी टाइम जो है वो पूरा यहाँ से गुजरे और सेल को बर्स्ट कर दे, या जो वाटर है सारे का सारा अंदर से जो है वो बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है कि ये जो प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल या जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, वो अंदर भी जाते हैं और बाहर आते हैं। यानी जब वाटर की ज़रूरत होती है तब वाटर अंदर जाता है या अंदर से बाहर आता है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि हर टाइम जो है वो यहाँ से किसी भी हिस्से से जो वाटर है वो अंदर आए या बाहर जाए। तो ये क्यों होता है? ये होता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से, यानी जो पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन की जो शनाख्त है, जो असल जिस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन अपनी असली हालत में होती है तो ये बरकरार रहती है। तो ये वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। तो डेंसिटी कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी थिक है या नहीं है। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है वाटर के मुकाबले में। यहाँ पे इस तस्वीर में आप देखें तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो किसी खास शेप में अरेंज नहीं है, बल्कि इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। जबकि आइस की बात करें तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप को खास शेप में अरेंज कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो खाली खाली जगह नज़र आ रही है ये एयर स्पेसेस हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर स्पेसेस हैं। तो इस तरह से वाटर वाटर है वो ज़्यादा डेंस है और आइस जो है वो लेस डेंस है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, यानी तैरती रहती है। अब इस फ्लोटिंग का लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या फ़ायदा है, इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आए हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये आइस की लेयर है, यानी वाटर की लेयर है, बर्फ़ की लेयर है जो कि पानी के ऊपर, यानी यहाँ पे समंदर दिखाया हुआ है या कोई झील है जिसके ऊपर बर्फ़ की एक लेयर है, लेकिन वो नीचे नहीं जा रही बल्कि वो ऊपर जो है वो फ्लोट कर रही है, यानी तैर रही है। क्योंकि ये क्या है, लेस डेंस है, यानी हल्की होती है, इसलिए ऊपर तैर रही होती है। तो अब इसमें जो एयर स्पेसेस या हवा मौजूद होती है तो वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी अंदर से ये जो यहाँ पे जो हीट होती है ये तो ठंडी होती है आइस, तो यहाँ से जो हीट होती है या जो ख़ास टेम्परेचर है वो यहाँ से बाहर जो है वो, ऐसा नहीं कि हीट जो है वो ज़ाया हो जाए और ये सारे का सारा पानी भी जो है वो बर्फ़ बन जाए, बल्कि ये लिक्विड ही रहता है और ऊपर जो बर्फ़ है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो ये जो लिक्विड वाटर है इसमें जो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मछलियां वगैरह तो वो जिंदा रहती हैं, हालांकि बाहर जो है वो बर्फ होती है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर सरवाइव करते हैं, यानी जिंदा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में।